तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक ऐसे अकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। अच्छा, आप लोगों को पता है कि वारेन हेस्टिंग्स ने किस संधि को कहा आपत्ति काल की सफल शांतिजनक वार्ता? कौन सी संधि दूसरे मराठा वार का कारण बनी? तीसरे मराठा वार का कारण क्या था? कौन सी संधि पहले एंग्लो मराठा वार का कारण थी? टीपू सुल्तान से क्या नाराज़गी थी? हैदर अली से क्या नाराज़गी थी अंग्रेज़ों की? हैदर अली और निज़ाम में क्या झगड़े थे? माधवराव, पेशवा माधवराव ने क्यों हैदर अली पर हमला किया? और हैदर अली ने किस मौके का फ़ायदा उठा करके तुंगभद्रा नदी के उत्तर में मराठों के हिस्से कब्जा लिए थे? आखिर क्यों उत्तरी सरकार जो था, उत्तरी सरकार का जानते हैं ना, उत्तरी सरकार तट, नॉर्थ सरकार कोस्टल एरिया जानते हैं आंध्र प्रदेश में, वो उत्तरी सरकार जो तट था या वो जो इलाका था, क्यों निज़ाम और अंग्रेजों के बीच संबंधों, कभी दोस्ताना संबंधों कभी दुश्मनों जैसे संबंधों का कारण था? क्या था निज़ाम का रोल? अच्छा, कर्नाटक के नवाब क्या थे? क्या आपको पता है कि पहले दूसरे तीसरे और चौथे, इसके अलावा पहले दूसरे तीसरे मराठा वार में कौन कब पाला बल्दा नहीं, किसने पाला बदला? कब निज़ाम अंग्रेजों के साथ हो जा रहा है तो कब निज़ाम मराठा और मैसूर के साथ हो जा रहा है? कब मराठे हैदर अली के साथ और टीपू के साथ हो जा रहे हैं और कब जो है वो अंग्रेजों के साथ हो जा रहे हैं? क्यों कॉर्नवालिस कहता है और कब कहता है कि हमने अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं होने दिया है और दुश्मन को भी अच्छी तरह से दबा दिया है? लॉर्ड कॉर्नवालिस हमारे यहाँ लूटा पीटा आया था, और लूटा पीटा आया था, अपनी इज्जत को फिर से पाना चाह रहा था, अपनी प्रतिष्ठा को फिर से पाना चाह रहा था। तो कहाँ से लूटा पीटा आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस? और इसने किसके बारे में कहा, किस बैटल के बाद कहा कि हमने अपने दुश्मन को अच्छी तरह से दबा दिया है और दोस्तों को भी बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं होने दिया है? क्या था त्रावणकोर की रियासत का संबंध एंग्लो मैसूर रिलेशनशिप में, या एंग्लो मैसूर वार में त्रावणकोर रियासत का क्या रोल था? जयपुर, जोधपुर और गोहद की जो रियासतें थी, उनका एंग्लो मराठा वार जो बैटल थे या एंग्लो मराठा कन्फ्लिक्ट थे, उनमें क्या असर था उनका? देखिए, आप लोग कह रहे हैं सर हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, 2 नंबर से रह गया, 3 नंबर से रह गया। आपने एंग्लो मराठा एंग्लो मैसूर वार पढ़ा, ठीक है ना? आपने जो कितने एंग्लो मैसूर 4 वार ना, है ना? हाँ, 4 एंग्लो मैसूर वार और 3 एंग्लो मराठा वार आपने रट लिए। कब से कब तक हुआ? उस समय गवर्नर जनरल कौन था? उस समय हैदर अली था कि टीपू सुल्तान था? उस समय मराठा पेशवा कौन था? आपने सब रट लिए, है ना? कौन से वार का कारण, कौन सी संधि बनी और किस संधि की वजह से कौन सा वार एंड हुआ, ये संधि किसके बीच में हुई, सब रट लिया आपने। लेकिन उनके अंदर की चीज़ें आपको पता नहीं है। क्यों वसीन की संधि दूसरे एंग्लो मराठा वार का कारण बनी? तो ये जो क्यों है ना, अभी आपने देखा होगा ना, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने, नहीं यूके ट्रिपल एस सी ने ग्रुप सी के तहत ग्राम विकास अधिकारी का एग्जाम कराया, ठीक है? उसने 100 में से करीब 30 से 35 क्वेश्चन जो हैं वो कॉन्सेप्चुअल पूछ लिए, क्यों वाले। अभी यूसेट का एग्जाम हुआ था, तो यूसेट का जो एग्जाम हुआ, उत्तराखंड का यूसेट का एग्जाम हुआ था पंतनगर में। अभी किस डेट को हुआ एग्जाम? 7 दिसंबर को एग्जाम हुआ यूसेट का। तो मैं बाहर खड़ा था, मेरी सिस्टर ने भी दिया था एग्जाम, मेरी सिस्टर ने हिस्ट्री से दिया था। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो चीज़ें मुझे पता हैं, है ना? मैथ्स में तो मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन मैथ्स में एक स्टूडेंट निकल के बाहर आ रहा था, 2 गर्ल्स निकल के आ रही थी, आपस में बात कर रही थी कि इस पेपर का नाम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स नहीं होना चाहिए था, स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स होना चाहिए था। परेशान थी वो। एक कह रहा है यार पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गया। खुद अब चूंकि मैं आपको हिस्ट्री खूब ज़्यादा पढ़ाता हूँ, पॉलिटी पढ़ाता हूँ, ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, जब मैंने उनके पेपर देखे सरसरी तौर पर, तो मैंने देखा ये तो सीधे जो पुराने ज़माने में IAS का एग्जाम होता था वो पढ़वा रहा आपसे। यूके ट्रिपल एस सी में ग्राम विकास अधिकारी, मैंने 30 क्वेश्चन देखे, तो कह रहा टेक्स्ट बुक पढ़ो, गहराई तक पढ़ो, तब मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, अदरवाइज मैं तुम्हें नौकरी नहीं दूंगा। तो ऊपर की चीज़ें आप रट लेते हो, अपने 10 साल आपने खपा दिए, 5 साल आपने खपा दिए, ऊपर की चीज़ें पढ़ ली, आपने याद कर लिया। 80 पे मेरिट गई थी, आपके 75 हो गए, 77 हो गए, 78 हो गए, 80 नहीं हो पा रहे। तो ये जो 5, 6 या 2 या 3 नंबरों का अंतर या फर्क रह जा रहा है ना, वो इसलिए रह जा रहा है कि आप लोग डीप का मतलब ये नहीं है कि लगे रहो अंदर उस किताबों को जो है कि छान मारो, अपना जीवन खपा दो, कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे आप। तो हमारी जो क्लास है कॉन्सेप्ट बेस है। आप चाहे यूपीएससी मेंस दीजिए, प्री दीजिए, वनडे एग्जाम दीजिए, कुछ भी दीजिए, हमें फॉलो कीजिए और विद द गॉड ब्लेसेस, भगवान की कृपा से या इंशाल्लाह आपको आराम मिलेगा, है ना? तो चलें, इससे पहले हमने पेशवाओं की बात कर ली है, शिवाजी महाराज की बात कर ली है। जो हमारी जो पिछली वीडियो हैं उसमें मैंने शिवाजी महाराज के बारे में बात की है, पेशवाओं के बारे में बात की है। तो अगर उनको आप देख लें उन वीडियो को तो अच्छी बात है,
लेकिन अगर ना भी देखो उन वीडियो को तो इस वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत या बहुत ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं हल्का सा बैकग्राउंड आपको दूंगा। आपको पता है सन 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने हम पर हमला किया था। हम पर माने उत्तरी भारत पर या मराठों पर, ठीक है ना। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चाय पीऊँगा। तो चलिए, टी ब्रेक भी हो गया। अब कहाँ से शुरू करते हैं हम लोग शुरू करते हैं मराठा पेशवा माधवराव से। मैंने आपको बताया कि सन 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर हमला किया। हमले की वजह क्या थी? अच्छा, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया कि आपको मेरी जो पुरानी वीडियो हैं, इस वीडियो को देखने के लिए पुरानी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ सुनीता, ए बेटा सुनीता, चांद इधर देखो, हाँ इधर देखो बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मराठा का मतलब समझ रहे हो आप? महाराष्ट्र का इलाका, वो इलाका जो है ना, महाराष्ट्र का वो इलाका जहाँ से शिवाजी महाराज ने अपना एम्पायर शुरू किया था, वो ट्रायंगुलर शेप का एरिया, उसे मराठवाड़ा कहते हैं। मराठवाड़ा, वो इसी मराठवाड़ा एरिया में शिवाजी महाराज ने अपना एम्पायर बनाया था, ठीक है ना। अच्छा, शिवाजी महाराज को अपना एम्पायर ग्रो करने में बहुत सी चीज़ों ने हेल्प दी थी। सबसे बड़ी चीज़ जो थी वो थी मराठा। ये मराठवाड़ा का जो एरिया है ना, मराठवाड़ा का जो क्षेत्र, यहाँ का भूगोल, यहाँ पर पहाड़ी दर्रे हैं, ऊबड़ खाबड़ पठार हैं, ऊबड़ खाबड़ मैदान हैं, घने जंगल, पठार, पर्वत और छोटी और बड़ी पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर छुपना बहुत आसान है। तो इसी दुर्गम भूगोल का या यही जो एलिवेशंस हैं, इनका फ़ायदा उठा करके शिवाजी महाराज ने गुरिल्ला वार सिस्टम को अपनाया था। गुरिल्ला वार पद्धति समझते हो? इसे आप छापेमार युद्ध पद्धति भी कह सकते हो, इसे आप चंगुल में फंसा करके लड़ना भी कह सकते हो गुरिल्ला वार पद्धति में। तो गुरिल्ला वार पद्धति में होता क्या है, देखो ऐसा ना, मुगल या बीजापुर या अहमदनगर, इनके सामने शुरुआती दौर में जो शिवाजी महाराज के पास जो सेना थी वो कहीं नहीं टिकती, या इनके पास जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी उस दौर की, बम बंदूक तोप जो भी उस समय रही होंगी, उसके सामने मराठों की सेना कहीं भी नहीं टिकती। तो मराठों ने गुरिल्ला वार सिस्टम को अपनाया, क्योंकि अगर ये आमने सामने की लड़ाई लड़ते तो इनका हारना तय था। आमने सामने बैटल फील्ड में अगर ये लड़ते तो इनका हारना तय था। तो शिवाजी महाराज ने क्या तरीका अपनाया कि उन्होंने हमेशा आमने सामने की लड़ाई से परहेज़ किया। एक जगह छुपे, घात लगाई, एक जगह घात लगाई। अब जैसे मान लीजिए दुश्मन की फौज आ रही है, उसको आने दिया पहाड़ी रास्तों में या पहाड़ी दर्रों में या जंगलों में, और उसके चारों तरफ से घेर लिया। किसी ऐसी खास ऊंची जगह पर छिप गए जहां पर दुश्मन की नज़र ना पड़े, और ऊपर से ही पत्थर, तीर, कमान, भाले फेंकने शुरू कर दिए। दुश्मन को नुकसान पहुंचाया और नुकसान पहुंचा करके वहां से फरार हो गए। फिर अगली जगह फिर घेर लिया। इससे परेशान होकर के जो दुश्मन की जो फौज थी उसका हौसला बिल्कुल ध्वस्त हो गया। अब उनके दिमाग में ये रहता था, पता नहीं किधर से शिवाजी महाराज की तोप का गोला आ जाए या तीर कमान आ जाए या भाला आ जाए। तो धीरे धीरे उन्होंने इसी तरह से अपने एम्पायर को बढ़ा लिया। फिर उसके बाद पेशवाओं का समय शुरू हो गया। छत्रपति शाहू महाराज के समय पेशवाओं का समय शुरू हो गया। आपने नाम सुना होगा बालाजी विश्वनाथ। सन 1713 में ये पेशवा बने थे। 1713 से 1720 तक रहे। फिर 1720 से 1740 तक पेशवा बाजीराव फर्स्ट, इन पे फिल्म भी बनी है ना। फिल्म देखी आपने बाजीराव मस्तानी? मैंने नहीं देखी बाजीराव मस्तानी। मैं ना जो ये बायोपिक है ना बहुत कम देखता हूँ, क्योंकि इसमें इतिहास को बहुत ही तोड़ मोड़ के पेश करते हैं। मैंने वो पद्मावत फिल्म देखी थी अलाउद्दीन खिलजी पर जो बनी थी, तो मैं उसमें इंटरवल में भाग आया था। मैंने यार इतना तुमने मतलब मलिक कफूर से जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करवा दी। मैंने इतिहास की किताबों में पढ़ा है कि जलालुद्दीन खिलजी को जो मारा वो मोहम्मद सलीम और इख्तियारुद्दीन हुद ने मारा अलाउद्दीन खिलजी के इशारे पर। और मलिक कफूर तो बहुत बाद में, कब, जब नुसरत खान ने गुजरात को जीता। नुसरत खान ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए, अलाउद्दीन खिलजी सम्राट बन चुका था, उसके बाद जब नुसरत खान ने गुजरात को जीता अलाउद्दीन खिलजी के लिए, तो वहाँ से मलिक कफूर को ख़रीदा गया था 1000 सोने की दिनार में, इसलिए उसका नाम पड़ गया था 1000 दिनारी। तो बाद में कहीं जाकर के मलिक कफूर उसके संपर्क में आया था। तो जब उसने, जैसे ही उसने जलालुद्दीन खिलजी को मलिक कफूर से मरवाया, वैसे ही मैं सिनेमा हॉल से भाग आया। मैंने कहा यार ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो इतिहास के साथ निदा ही, जैसे कहते हैं ना इतिहास का कत्ल कर देना, इतिहास का कत्ल कर दिया। एक फिल्म मैंने देखी थी जिसमें उसने लगभग तथ्यों को ही परोसा था। हालांकि जो हमारे हीरो थे उन्हें हीरो के रूप में ही पेश किया। मैं उसका नाम नहीं लूँगा फिल्म का। उस फिल्म ने तथ्यों को तथ्यों की तरह पेश किया था, लेकिन वो फिल्म पिट गई क्योंकि उसने अतिशयोक्ति नहीं की, इसलिए वो फिल्म पिट गई। मैं नाम नहीं लूँगा उस फिल्म का, ठीक है। तो खैर, तो बाजीराव मस्तानी जो आपने फिल्म देखी है, रणवीर सिंह है उसमें, कौन है? रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण है ना, तो वो फिल्म आपने देखी होगी। तो उसी थीम पर है। तो
बाजीराव मस्तानी, मस्तानी जो थी एक नर्तकी थी, मुस्लिम नर्तकी थी ये, और ये बाजीराव की प्रेमिका थी। बाद में इसका बाजीराव के राजकाज में काफ़ी दखल हो गया था, ठीक है ना। मस्तानी कहाँ से थी? ये बुंदेलखंड की थी, बुंदेलखंड की थी या रुहेलखंड की थी, कहीं भी थी, लेकिन ये नर्तकी थी, बाजीराव के संपर्क में आई थी और फिर उसका उनके राजकाज में काफ़ी दखलंदाजी हो गई थी। तो खैर, तो ये जो बाजीराव फर्स्ट हैं, इनका टाइटल क्या है? लड़ाकू पेशवा, है ना। इन्होंने ही कहा था ना, इन्होंने कहा था छत्रपति शाहू महाराज से, क्या कहा था? छत्रपति साहू जी महाराज ने दरबार में नहीं, पेशवा बाजीराव फर्स्ट ने छत्रपति शाहू जी महाराज को दरबार में मुगलों के बारे में कुछ कहा था, जिसके बाद शाहू जी ने भी जवाब में कुछ कहा था। याद आ रहा है कुछ तुम लोगों को? हाँ, अरे वाह वाह वाह, तुम्हें याद है, वेरी गुड, शाबाश, वाह, ओह आज तो तुक्का लग गया तुम्हारा। ठीक है, वेरी गुड, है ना, 3 साल में पहली बार आंसर आ गया, वेरी गुड। तो नाम भी बोल दूं तुम्हारा रिकॉर्डिंग में, सिस्टर भी सुन लेंगी, हैं भाई। आज तुम्हारे भाई ने अच्छा आंसर दिया है ना, ओके। जिसका नाम एफ से शुरू होता है, तुम्हारे भाई का नाम शुरू होता है एफ से, है ना, FURKAN, फुरकान, ओके, ठीक है। चलें आगे। तो पेशवा बाजीराव फर्स्ट ने मुगलों के बारे में कहा था छत्रपति शाहू जी महाराज से कि आइए हम इस खोखले तने पर वार करें, इस वृक्ष के, इस पेड़ के खोखले तने पर वार करें, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएंगी। कहने का मतलब ये था कि जो मुगल एम्पायर था औरंगजेब के बाद धीरे धीरे लड़खड़ा रहा था या सिमट रहा था। तो अब जो पेशवा बाजीराव फर्स्ट कहते हैं, वही कहते हैं कि बजाय इधर उधर निज़ाम पर या बंगाल के नवाब पर या अवध के नवाब पर हमला करने के, उन पर ध्यान देने के, सीधे दिल्ली पर धावा बोलो, दिल्ली पर धावा बोलो, दिल्ली पर कब्जा करो, मुगल एम्पायर को ही ख़त्म कर दो, और जो उसके बाद बचे खुचे इनके जो सरदार हैं, जो इनके सूबे हैं, मनसबदार हैं, जो भी हैं, ये तो अपने आप ही ध्वस्त हो जाएंगे। तो इसके जवाब में छत्रपति शाहू जी महाराज ने बाजीराव फर्स्ट से क्या कहा था कि आप निश्चित ही एक योग्य पिता की योग्य संतान हैं, आप निश्चित ही एक योग्य पिता की योग्य संतान हैं। प्रियंका, और आगे इस लाइन को पूरा करो, ये आते हैं सवाल, ये इसमें मैंने लिखा भी नहीं है। आप निश्चित ही, ये पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, आप निश्चित ही एक योग्य पिता की योग्य संतान हैं, और आप पूरा करो इसको, बस। तभी तो 2-2 नंबर से रह जा रहा, और क्यों रह जा रहा? हाँ, अरे वाह, आसिया, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। अरे बिल्ली, ओहो, इधर आओ, तुम्हें दिखाऊं, हमारी बिल्ली ने, अरे सबसे छोटे किड ने, जरा इसको रोकना भाई, आ जाओ। तो आप मुझे बताओ, इधर आ जाओ, थोड़े पास के, डरो मत। आपका नाम हमने क्या रखा? बिल्ली, ओके। तो बिल्ली सबसे छोटा किड मेरी क्लास का, उसने इस कोटेशन को पूरा किया है। और ये डर गए, नहीं रिकॉर्ड नहीं करना, इमरान जी रिकॉर्ड मत करना, इधर आ जाओ, है ना। अब इस कोटेशन को पूरा करो। मैंने क्या कहा कि आइए, मैं हूँ बाजीराव फर्स्ट, आप है छत्रपति शाहू जी महाराज, आइए हम सब मिलकर इस वृक्ष के खोखले तने पर वार करें, शाखाएं तो अपने आप ही गिर जाएंगी। तो उसके बाद छत्रपति शाहू जी महाराज ने बाजीराव फर्स्ट को क्या कहा था कि आप निश्चित ही योग्य पिता की योग्य संतान हैं। आगे आप अटक से कटक तक पता का झाड़ कटक से अटक तक, है ना, ठीक है। तो हमारा सबसे छोटा बच्चा है ये, हाँ हमने रिकॉर्ड कर लिया है। आप निश्चित ही योग्य पिता की योग्य संतान हैं, और आप मराठा पताका को कटक से अटक तक गाड़ देंगे। अटक कहाँ हुआ? सिंधु नदी के पार, सिंधु नदी के, आज वर्तमान उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान में सिंधु नदी के पास अटक वही जगह हुई जहाँ पर सिंधु नदी मैदान में उतरती है। पढ़ाया होगा मैंने ज्योग्राफी में ना, कि अटक वही जगह हुई उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान में जहाँ पर सिंधु नदी मैदान में उतरती है। और कटक कहाँ हुआ? उड़ीसा में। तो कहने का मतलब क्या है कि आप मराठा एम्पायर को, मराठा पताका को, यानी कि मराठा एम्पायर को इधर बंगाल की खाड़ी से उधर खैबर और बोलन के जो दर्रे हैं वहाँ तक ले जाएंगे। और ऐसा हुआ भी। बाजीराव फर्स्ट ने अपने एम्पायर को खूब बढ़ाया। उसके बाद आए बालाजी बाजीराव के समय में जो मराठा सेनाएं थीं लाहौर तक पहुँच गई। बालाजी बाजीराव के समय में मराठा सेनाएं लाहौर तक पहुँच गई, आप ये देखो। और दक्षिण भारत में निज़ाम के इलाकों को उसने उतर दिया, मराठा सेना ने निज़ाम के इलाकों को उतर दिया। अली वर्दी खां जैसा बंगाल का पावरफुल नवाब, उससे उड़ीसा छीन लिया। अली वर्दी खां से उड़ीसा छीन लिया, और अब पूरे के पूरे बंगाल बिकटी की तैयारी थी। अवध से बहुत सारे इलाके छीन लिए, और जो बघेलखंड रुहेलखंड में जो बंगस पठान थे उनसे बहुत सारे इलाके छीन लिए, और जो राजपूताना की जो राजपूत रियासतें हैं उन बहुत सारे इलाके छीन लिए।
अब मुकाबला मराठा सेनाएं जो थी वो सिंधु नदी तक पहुंच गई और मुकाबला होने लगा अहमद शाह अब्दाली की फ़ौजों से, या अहमद शाह अब्दाली को चैलेंज किया जाने लगा। लेकिन यहीं पर दिक्कत हो गई। दिक्कत ये थी कि देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे शुरू में आप आए ना, आपने शुरू में देखा होगा, बिल्कुल शुरू में जब कुतुबुद्दीन ऐबक या मोहम्मद गौरी आया तो उनका जो एम्पायर था यहाँ पर एक पुलिस एम्पायर था। पुलिस एम्पायर का मतलब ये था कि उन्होंने बड़े बड़े किलों पर कब्जा किया। जो लोकल जो हमारे राजपूत या हिंदू सम्राट थे, अब उनकी स्थिति हो गई सामंतों के समान या जागीरदारों के समान हो गई। तो उन्होंने जो हमारे बड़े बड़े हिंदू सम्राट थे उन पर कब्जा किया, उनके किलों पर कब्जा किया, राजपूतों के किलों पर कब्जा किया। ठीक है, उन किलों पर कब्जा करने के बाद उनको एक जागीरदार या जमींदार के रूप में बने रहने दिया। इन लोगों ने जो आसपास के जो गांव थे या दूर दराज के जो गांव थे, जो प्रजा थी, उस पर इनका कब्जा रहा और सुल्तानों ने जो हमारे राजपूत राजा थे उन पर कब्जा कर लिया। पुलिस स्टेट बना रहा। शुरुआत में इन्होंने वेलफेयर के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई खास काम किया नहीं, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी तक आते आते इनकी जड़ें जम गई। अलाउद्दीन खिलजी के समय से ही अब जो पुलिस स्टेट था, पुलिस स्टेट का जो नेचर था वो तो हमेशा ही बना रहा, लेकिन अब ये वेलफेयर स्टेट के रूप में बदलने लगा। आप देखें ना, इक्ता बन गए, इक्ता के नीचे सिख और सिखों के नीचे परगना बन गए, यानी कि प्रशासन जो है व्यवस्थित हो गया। इस तरह से व्यवस्थित हो गया कि दिल्ली में या राजधानी में कोई भी सुल्तान बने, नीचे जो सिस्टम है वो ऐसे कैसे चलता रहेगा। राजधानी में क्रांतियाँ होती, आप देखें ना भाई, आप देखें इल्तुतमिश के बाद कितने सारे राजा बने, बलबन के बाद खिलजी आए, खिलजियों के बाद तुगलक आए, तुगलक के बाद सैयद आए, सैयदों के बाद लोधी आए। राजधानियों में क्रांतियाँ होती रहीं, चाहे वो रक्तहीन क्रांति थी या रक्तारक्त क्रांति थी। राजधानियों में परिवर्तन होते रहे, लेकिन परगनों में, सूबों में, शिकों में जो व्यवस्था थी वो लगातार चलती रही। एक परंपरा या एक रिवाज बन गया कि भाई हमारा राजा कौन है, जो दिल्ली के तख्त पर बैठ गया। लेकिन मराठों ने लंबे समय तक राज किया। आप देखें ना, कहाँ शिवाजी महाराज ने सन 1743 से अपना 1743 गलत बोल गया मैं, 1627 में जन्म हुआ था शिवाजी महाराज का, और 1643-44 के आसपास उन्होंने अपने विजय अभियान शुरू कर दिए थे। और 1674 में जब उन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया था, कहाँ कराया था राज्याभिषेक? रायगढ़ में। जब उन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया तो उनका जो एम्पायर था काफ़ी हद तक विशाल हो चुका था। और बालाजी बाजीराव सन 1761 में बालाजी बाजीराव के समय तक आते आते भारत के लगभग 2/3 हिस्सों पर इनका कब्जा हो चुका था। लेकिन शिवाजी महाराज ने व्यवस्थित प्रशासन तो शुरू किया। आप देखते हैं ना, उनके दरबार में अष्टप्रधान भी हैं, है ना, अष्टदिग्गज या अष्टप्रधान? अष्टप्रधान। अष्टदिग्गज किसके समय में? कृष्णदेव राय के समय। आपके यूसेट में आया भी था वो, है ना, सवाल अभी कृष्णदेव राय को, सालू वंश के सबसे पावरफुल राजा। खैर, तो कहाँ थे? भटकने मत देना, कहाँ थे मैं? हाँ, अच्छा, ये जो चीज़ें मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, ये जो चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, चल रहा हूँ अपने टॉपिक की तरफ कोई, लेकिन मैं आपको उधर को लेके जा रहा हूँ, उसी दुनिया में, है ना। किसकी दुनिया में? मैसूर और मराठों की दुनिया में। कहाँ थे? अष्टप्रधान पे। हाँ, तो शिवाजी महाराज ने अपने प्रशासन को व्यवस्थित करने की कोशिश तो की थी, लेकिन पेशवाओं तक, यहाँ तक कि जब पेशवा पीक पर अपने पहुँच गए, तब तक भी उनका या पेशवाओं का या मराठों का जो एम्पायर था वो एक पुलिस स्टेट ही बना रहा, जो कि डिपेंड था चौथ और सरदेशमुखी पर। चौथ सरदेशमुखी क्या है? एक तरह के टैक्स थे ये, है ना। चौथ शिवाजी अपने आसपास के इलाकों से या मराठा अपने आसपास के इलाकों से वसूलते थे, और सरदेशमुखी एक तरह का सेस था। ठीक है, खैर, तो ये कह सकते हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक जो एक रिवाज था, जो सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी के समय में शुरू हो गया कि जो सत्ता के शीर्ष पर जो भी बैठा है उसके आदेश को हमने मानना है। जो रिवाज मुगलों के समय में अकबर ने शुरू किया। देखिए, अकबर आया ना, तो उससे पहले शेरशाह सूरी का वंश क्यों खत्म हो गया? शेरशाह सूरी का वंश भी इसीलिए खत्म हो गया क्योंकि शेरशाह सूरी का भी जो एम्पायर था वो एक ही व्यक्ति के करिश्मे पर आधारित था, सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के करिश्मे पर आधारित था शेरशाह सूरी का एम्पायर। जैसे ही शेरशाह सूरी खत्म हुआ, उसका एम्पायर धड़ाम हो गया। उसी तरह से बाबर, हुमायूं जो है, तो इनका जो स्टेट था या इनका जो एम्पायर था वो भी पुलिस एम्पायर था। पुलिस एम्पायर का मतलब समझ रहे हो कि इन्होंने बड़े बड़े शहरों, बड़े बड़े किलों पर तो कब्जा कर लिया, उन पर कब्जा कर लिया। जो व्यापारिक रास्ते थे, जो सामरिक महत्व के, सामरिक मतलब सैनिक महत्व के जो चौराहे थे, किले थे, उन पर कब्जा कर लिया और राज करना शुरू कर दिए। नीचे के लेवल पर इनकी पकड़ मजबूत नहीं थी। नीचे के लेवल पर जो थे वही हिंदू या मुस्लिम। अभी सल्तनत में हमने कहा हिंदू राजा, लेकिन अब जब हम मुगलों की बात कर रहे हैं तो मुस्लिम सामंत या मुस्लिम इक़्तिदार भी आ गए थे। तो नीचे के लेवल पर जो हिंदू और मुस्लिम जो सामंत या इक़्तिदार थे वो ताकतवर थे। शेरशाह सूरी ने उन्हें दबाया ज़रूर, लेकिन ख़त्म नहीं कर पाया पूरी तरह से। अकबर के समय में शुरू हुआ। अकबर ने फिर से इक्ताओं को किसमें बदल दिया? सूबों में। और सूबों को किसमें बदल दिया? जिले को क्या कहते थे अकबर के समय में? हैं? जिलाधिकारी को कहते थे करोड़ी फौजदार, लेकिन जिले को शिकी कहते थे। ध्यान रखना, जिले को शिकी कहते थे।
अब सल्तनत में या शेरशाह के समय में जो शिकदार होता था, जो शिकदार या शिकदारान होता था, वो हो गया था अब करोड़ी फौजदार, है ना। तो अकबर के समय तक आते आते मामला फिर से व्यवस्थित हो गया, केंद्रीय शक्ति मजबूत हो गई, उसमें केंद्र के नीचे गवर्नर, गवर्नर के नीचे जिले, जिलों के नीचे परगना, इन सब की नियुक्ति होने लगी थी, और ये सब दिल्ली की सत्ता या राजधानी की सत्ता जो थी उसके लिए उत्तरदायी हो गए थे। तो राजा के बाद उसका बेटा राजा बने, चाहे वो लीगल तरीके से बने या इलीगल तरीके से अपने भाइयों को या पिता को मारकर बने, लेकिन वहाँ पर जो विरासत थी वो चलती रही, नीचे के लेवल पर कोई चेंज नहीं हुआ। ये शिवाजी महाराज नहीं कर पाए। ये मराठों के या पेशवाओं के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। और उसके बाद मराठा संघ बना दिया, छत्रपति शाहू जी महाराज के समय ही मराठा संघ बना दिया। अब जब तक पेशवा बालाजी बाजीराव रहे, पावरफुल रहे, ये अपने अधीन सभी सरदारों को दबाए रहे, यानी सारे सरदार इनके अधीनस्थ बने रहे या इनके ताबेदार बने रहे। लेकिन जब पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली के हाथों हम हार गए, यानी मराठे हार गए, पेशवा हार गए, उसके बाद ये सिस्टम बदल गया। ऐसा नहीं है कि मराठे एकदम से ख़त्म हो गए, क्योंकि बाद तक चैलेंज देते रहे, लेकिन जो मराठों का उभार हो रहा था, मराठों का जो उभार हो रहा था ना, वो ख़त्म हो गया। कहते हैं ना, पानीपत की तीसरी लड़ाई में जब हम अहमद शाह अब्दाली से हार गए, तो इसके बारे में कहा जाता है कि इस हार के बाद ये तो तय नहीं हुआ कि भारत पर कौन राज करेगा, लेकिन ये तय हुआ कि भारत पर कौन राज नहीं करेगा। अर्थात भारत का जो एकीकरण हम देख रहे थे, भारत को फिर से एक हिंदू राष्ट्र के रूप में हम उभरता हुआ देख रहे थे, किसके नेतृत्व में? मराठों के नेतृत्व में। ये भारतीय संस्कृति या सनातन संस्कृति को फिर से हम उभरता हुआ देख रहे थे, किसके नेतृत्व में? मराठों के नेतृत्व में। वो सपना अब हमेशा के लिए हमारा खत्म हो गया। इस हार के बाद कौन राज करेगा? वो हैदर अली करेगा राज, या अब्दाली करेगा, वो सिख करेंगे, या बंगाल के या अवध के नवाब करेंगे, अंग्रेज करेंगे, फ्रेंच करेंगे, कुछ पता नहीं, लेकिन ये तय हो गया कि मराठे अब पूरे भारत पर राज नहीं करेंगे। ठीक है ना, यही है कॉन्सेप्ट, यही है कॉन्सेप्ट, है ना। तो ठीक है, उसके बाद अब 1761 में मैंने आपको बताया कि पानीपत के तीसरे युद्ध की लड़ाई के हार के सदमे से पेशवा बालाजी राव उबर नहीं पाए, बीमार हो गए, और उसी साल उनकी डेथ हो गई। अब जो नया पेशवा बनता है वो बनता है माधव राव। माधव राव जब पेशवा बने हैं तो इनकी उम्र शायद 12 साल या 14 साल रही है, ठीक है ना, नहीं 16 साल की उम्र में ये पेशवा बने, 12-14 साल नहीं, मुझे कंफर्म है, 16 साल की उम्र में ये पेशवा बने माधव राव। माधव राव कौन है? पेशवा बालाजी बाजीराव के छोटे भाई, क्योंकि पेशवा का बेटा जो है उसका नाम क्या है? विश्वास राव। पेशवा का बेटा विश्वास राव जो कि ऐसे 18-19 साल का था, वो तो अब्दाली की फौज के हाथों मारा गया। अब जो नया पेशवा बनता है बालाजी बाजीराव के बाद, वो बनता है माधव राव। अच्छा, ये भी काफ़ी योग्य पेशवा थे, इनके बाद कोई योग्य पेशवा भी नहीं हुआ, पेशवा माधव राव के बाद कोई योग्य पेशवा हुआ भी नहीं, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया है कि एक बार ऐसा लगा कि मराठा एम्पायर अब खत्म हो जाएगा, लेकिन इन्होंने फिर से अपनी तलवार के बल पर, अपनी ताकत के बल पर फिर से जो बिखर चुके मराठा सरदार थे उनको इकट्ठा किया, और जो खास इलाके थे मराठों के, जिसमें शामिल है महाराष्ट्र, गुजरात और राजपूताना का बहुत सारा क्षेत्र, कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश का, इसके अलावा आप जो नागपुर उड़ीसा के आसपास का क्षेत्र देखते हैं, निज़ाम से मिलते हुए जो इलाके हैं, कर्नाटक के थोड़े से जो इलाके हैं, वहाँ पर इन्होंने अपना होल्ड जो है फिर से बना लिया। यानी कि मराठा पावर को, मराठा सेना को, मराठा खजाने को, मराठा लगान को, मराठा राजस्व को फिर से एकजुट किया। तो अब मैंने एक दिन बीए का एक पेपर में देख रहा था, एक IAS मेंस का भी मैंने एक पुराना पेपर देखा था, उसमें कहा कि मराठा पेशवा ने ढहते हुए मराठा साम्राज्य को, पेशवा माधव राव ने ढहते हुए मराठा साम्राज्य को फिर से एकजुट कर दिया और उम्मीद की नई रोशनी दिखा दी। तो किस तरह से दिखाती ये आपको लिखना था, है ना। एक्चुअली आप लोग देखो, हर बच्चा जो है कलेक्टर नहीं बन पा रहा है या IAS नहीं बन पा रहा। फिल्मों की बात मत करो, जैसे अभी आ गई वो 12वीं फेल फिल्म आ गई ना, या वो 10वीं पता नहीं कौन सी। बेटा फिल्म देख के मोटिवेट मत हो। फिल्में देख के आप मोटिवेट होते हो, 2-3 दिन बाद तैयारी शुरू कर देते हो, चौथे दिन बाद घर बैठ जाते हो कि यार ये तो समझ में आ ही नहीं रहा, है ना, ये तो समझ में आ ही नहीं रहा। जैसे हमारे यहाँ होता है ना, किसी गांव से या किसी मोहल्ले से, किसी वार्ड से या किसी शहर से, छोटे से किसी बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, मान लो कोई बन गया SI में हमारे यहाँ सिलेक्ट हो गया, या कोई नायब तहसीलदार बन गया, है ना, छोटा मोटा से, तो उस इलाके से बाढ़ आ जाती है स्टूडेंट्स की, खूब स्टूडेंट्स आते हैं उस इलाके से, और जैसे आते हैं वो वैसे भाग जाते हैं। उन्हें लगता है वहाँ पढ़ लें, हमारा भी हो जाएगा, हम भी बन जाएंगे। लेकिन जब यहाँ आते हैं, देखते हैं अरे भाई इसके लिए तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, रो जाते हैं, कुछ एक रुक जाते हैं आप जैसे, है ना। तो फिल्में देखो, ठीक है, मनोरंजन के लिए, लेकिन भैया वो फिल्म है, राइटर लिख रहा है उसको, क्या लिख रहा है? राइटर उसको लिख रहा है अपनी कलम से, डायरेक्टर उसको बता रहा है ऐसे करना है, वैसा करना है। हकीकत में तो आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी, है ना, हकीकत मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, समझ रहे ना। हाँ ठीक है भाई। और मोटिवेशन लेनी है तो
अपने सॉरी ऐसी थोड़ी इधर उधर की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मोटिवेशन लेनी है तो अपने बूढ़े होते मम्मी पापा को देखो, है ना, बड़े भाई बहन को देखो जो आपसे उम्मीदें लगाए हुए हैं, अपनी परेशानियों को देखो जो आपसे उम्मीदें लगाए हुए हैं। कहीं और से मोटिवेशन मत लो, ठीक है। वो ये जो सब फिल्मी कहानियाँ, समझ रहे बुलाल फुरकान, हाँ तुम अभी तरुण उम्र के हो ना यार, पर तुम भी कहीं और से मोटिवेशन लेने लगो तो कहीं और से मोटिवेशन नहीं लेना है ना। हाँ हाँ, अपने छोटी बहन से ही मोटिवेशन ले सकते। जैसे हमारी छोटी बहन है ना, हम जब परेशान होते हैं तो ये घबरा जाती है, तो फिर हम नहीं यार, हम फिर सीधे उठ के खड़े होते हैं कि नहीं यार हमारी बहन घबरा रही। अगर हम लड़खड़ा गए तो हमारी बहन घबराती है, वो पढ़ना छोड़ देती है, तो फिर हम सीधे खड़े हो जाते हैं। तो हम ना जाते कहीं से मोटिवेशन लेने, हम तो इन्हीं के चेहरे को देख लें, इनसे ही मोटिवेशन लेने, है ना। हाँ समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो मेरी बात। हाँ, इधर दाएं बाएं से मोटिवेशन नहीं लेना, अपने घर वालों से लेना। वो दाएं बाएं से मोटिवेशन जो होता है फिल्मों में होता है। ओके चले सर, कहाँ थे, ज़्यादा तो नहीं हो गया कैमरामैन साहब, ज़्यादा तो नहीं हो गया? नहीं बता दो, ज़्यादा हो गया तो कट लगा देंगे। ठीक है आगे चले, कहाँ थे। अब हमारा टॉपिक जो है वो शुरू हो गया, हमारा टॉपिक शुरू हो गया है। और यहाँ से कितने मिनट की वीडियो हो गई है? हाँ 26 मिनट की ये वीडियो हो गई है। बहुत ज़्यादा लंबा सेशन हम करेंगे नहीं। अब हम इसके सेकंड पार्ट में चलेंगे। पार्ट 1 हमारा हो गया, सेकंड पार्ट में चलेंगे। सेकंड पार्ट में हम चलेंगे पानीपत की तीसरी लड़ाई से। ठीक है, थैंक यू।